तो इसके लिए हमारे जो हमको यूनिट 1 में बालक के बारे में या बालक के विकास की जब हम बातें हम करेंगे, तो हमें जानकारी होनी चाहिए कि बालक का संवेगात्मक विकास कैसे होता है, बालक का सामाजिक विकास हमको देखना पड़ेगा, बालक का शारीरिक विकास भी। तो शारीरिक विकास तो हम देख चुके हैं, हम पिछले क्लास में बालक का शारीरिक विकास देख लिए हैं। एक देखेंगे हम बालक का संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास, तो ये बालक के विकास की ये सारी चीज़ों की जानकारी हमको होनी चाहिए, क्योंकि जब हम विद्यालय में जाते हैं तो हमको इससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है। इस टाइप की बातों का हमसे सामना होता है, और अगर हम इसके बारे में जानते हैं तो हमको आसानी हो जाती है। एक टीचर को अगर वो इन बालक की इन विकास को अगर जानता है तो बच्चों की जो समस्याएं आएगी, जो परेशानी आएगी, जो किसी भी प्रकार की दिक्कत आएगी, उसको आसानी से वो हल कर सकता है। तो आइए इसमें हम देखते हैं इमोशनल डेवलपमेंट या बाल विकास, संवेगात्मक विकास की जब हम बात करते हैं तो जैसे कि संवेग, ये हमारी ये इमोशन बोलते हैं इंग्लिश में इसको, और इसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द इमूवर से हुआ है, जिसका अर्थ आउट या टू मूव होता है। तो इसको याद रखना कि इमोशन जो है इमूवर से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है आउट यानी बाहर निकलना या बाहर जाना होता है। कैसे बाहर निकलना या बाहर जाना, देखिए इसमें संवेग के बारे में स्पष्ट जानकारी लिखी हुई है कि संवेग भाव के निकट होता है। भाव अर्थात फीलिंग, संवेग यानी हमारी जो इमोशन है जो हमारी फीलिंग के निकट होती है, तथा जब भी भाव अधिक होता है, हमारी फीलिंग जब एकदम बढ़ जाती है, तब शरीर क्या हो जाता है, उद्दीप्त अवस्था में आ जाता है। यानी कि शरीर क्या है, एकदम जोश से भर जाता है, एकदम प्रेरित हो जाता है, इंस्पायर हो जाता है, और उद्दीप्त अवस्था को ही संवेग कहते हैं। अर्थात जब हमारे में फीलिंग एकदम बढ़ जाती है, और फीलिंग एकदम बढ़ जाने से क्या होता है, हम एकदम जोश में आ जाते हैं, एकदम जोशीला हो जाते हैं, कुछ करना है, ये वाली बातें जब आ जाती है, वो उस अवस्था को हम कहते हैं इमोशन। इमोशन में क्या होता है, हमें कुछ करना है, ये वाली बातें आ जाती है, अर्थात शरीर इतना एक्टिव हो जाता है, इतना उग्र हो जाता है, या कुछ करना है, ये वाली बातें ही उसमें आ जाती है कि इंसान जो है जो वो चाहता है वो करता है। जैसे कि भय, क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या, जिज्ञासा, चिंता, दुख, शर्म, ये सब क्या है, हमारे अंदर की संवेग है, और ये हमारे अंदर में रहता है, नॉर्मल रूप से रहता ही है। परंतु जब हमारी भावनाएं एकदम बढ़ जाती है, हमारे अंदर डर एकदम बढ़ जाती है, तो वो हम संवेग के रूप में बाहर आ जाता है। हमारा क्रोध एकदम बढ़ जाता है, तो वो क्या होता है, जब क्रोध सामान्य से बढ़ गया तो वो संवेग की कैटेगरी में आएगा, और वो फिर या तो हमको फायदा पहुंचाएगा या नुकसान पहुंचाएगा। तो जरूरी नहीं है संवेग जो है नुकसान ही पहुंचाएगा, इसके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इफेक्ट हैं। तो फीलिंग की मात्रा बढ़ जाती है, तब वो संवेग कहलाता है, और वो मानव के विकास के लिए आवश्यक भी है। चलिए, इसमें एक बात और मैंने जिक्र किया हूँ कि संवेग संपूर्ण व्यक्ति का तीव्र उपद्रव है। व्यक्ति का क्या है, ये तीव्र उपद्रव है, यानी कि तीव्र उपद्रव मतलब सीधा क्या बोला जाए, जब व्यक्ति सीधा काम करता है, एकदम जोश में आके पूरा काम करता है, तो ये हो गया उसका तीव्र उपद्रव। इसकी उत्पत्ति मनोवैज्ञानिक कारणों से होती है। इसको भी याद रखना कि जो संवेग है वो हमारे अंदर मनोवैज्ञानिक कारणों से होता है। जो हमारे अंदर का प्रेम है, भय है, डर है, ये सारे मनोवैज्ञानिक कारण है। तो संवेग यानी कि एकदम सीधा जो संवेग आ जाता है, एकदम जोश आ जाता है इंसान में, उसका कारण मनोवैज्ञानिक है। देखिए इसमें क्या, इसमें व्यवहार, चेतन, अनुभव तथा अंतर्वेग क्रियाएं सम्मिलित है। इसको याद रखना, संवेग में ये क्रियाएं शामिल है। हमारा व्यवहार संवेग से निर्भर करता है, हम चेतन यानी प्रत्यक्ष रूप में है कि नहीं है, हमारे अनुभव कैसे है, अच्छे अनुभव है कि बुरे अनुभव है, और अंतर्वैय क्रियाएं हम आंतरिक रूप से कैसे क्या बोलते हैं, इंटरपर्सनल रिलेशन कैसे बनाते हैं, लोगों से कैसे मिलते हैं, कैसे हमारे अंदर के भाव हैं, ये सारी हमारे इमोशनल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। तो सिंपल सी बात यही है कि हमारी फीलिंग बढ़ जाने पर वो संवेग का रूप ले लेता है। ये एक मनोवैज्ञानिक क्रियाएं हैं, और ये टोटली पर्सनल होता है। हर एक का संवेग जो है सिर्फ उसी के लिए होता है। एक का संवेग एक परिस्थिति में, दूसरा अगर कोई काम कर रहा है तो वही परिस्थिति किसी अन्य के लिए लागू हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है।
चलिए इसमें देखते हैं संवेगात्मक विकास। चूँकि हम मुख्यतः संवेगात्मक विकास देख रहे हैं, तो संवेगात्मक विकास परिपक्वता और अधिगम का परिणाम है। अगर कोई बच्चा जो है उसका संवेगात्मक विकास सही से होता है, तो उसको हम बोल सकते हैं कि वो परिपक्वता हो गया या उसको अच्छी सी लर्निंग यानी अधिगम मिली है। तो बच्चा का अच्छे से संवेगात्मक विकास होता है तो वो मैच्योर हो जाता है और वो उसको सही से ज्ञान मिल गया होता है। जो बालक प्रौढ़ता की ओर उन्मुख होता है त्यो तो भावनात्मक या संवेगात्मक विकास का प्रतिमान निश्चित होता है। जैसे जैसे वो थोड़ा उसका उम्र बढ़ता है, जरूरी नहीं है हर कंडीशन में सही हो, परंतु जैसे वो दुनिया को देखते जाता है, दुनिया के साथ तालमेल बिठाता है, वैसे वैसे उसका संवेगात्मक विकास होते जाता है। और इस संवेगात्मक विकास हर एक के लिए जरूरी है। क्यों कि जब हम दुनिया में निकलते हैं तो हमको कई प्रकार के लोग मिलते हैं, कई प्रकार की चुनौती मिलती है, कई प्रकार की परिस्थिति से हमारा सामना होता है। अगर हम उसको डर गए या डर पे बैठ गए या एकदम गुस्से में आके अपना ही नुकसान कर बैठे, या आजकल जैसे इस उम्र में प्रेम वाली बातें आती है, हर किसी से हम दिल लगा बैठे या हर छोटी छोटी बात को हम डर गए, या ये हो सकता है कि हर हर छोटी सी बात हमको इमोशनल रूप से हर्ट कर देता है। तो ये क्या है, इससे ये पता चलेगा कि हमारा संवेगात्मक विकास अच्छे से नहीं हुआ है और हम शायद उतना अच्छे से दुनिया का सामना नहीं कर पाएंगे। तो अगर सही से इस समाज में रहना है, आगे बढ़ना है, भारत और दुनिया के विकास में सहयोग करना है, तो संवेगात्मक विकास बहुत ज़रूरी है। और ये खासकर शिक्षक के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो संवेगात्मक विकास को समझे और बालक के ओवरऑल डेवलपमेंट में उसका साथ दें। देखिए तो संवेग क्या है, यानी इमोशन क्या है। देखिए तो संवेग जो है अचानक ही उत्पन्न होते हैं। क्रोध आएगा तो ये अचानक से ही होगा, डर होगा तो एकदम अचानक से होगा। शरीर में बाधाएं उत्पन्न करती है, ये करते हैं संवेगात्मक विकास, यानी संवेग जो है क्या है, हमारे शरीर में बाधाएं उत्पन्न करते हैं, यानी जो हमको करना चाहिए वो हम नहीं करेंगे। तो संवेग का आधार मनोवैज्ञानिक है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि जो हमारा संवेग है उसका आधार मनोवैज्ञानिक है, यानी कि साइकोलॉजिकल रूप से हमारे अंदर की जो बातें होती हैं, अंदर की जो भावें होती है, वही एक साथ विस्फोट होकर संवेग के रूप में बाहर आता है। बाह्य या उद्दीपक के परिणाम स्वरूप होता है। इसको याद रखना, जो संवेग है ये हमारे अंदर की फीलिंग नॉर्मली होती है, परंतु बाहर की कोई कारक है, बाहर की जो परिस्थिति है वो उसको बढ़ा देता है और वो फिर क्या हो जाता है, डर के रूप में, भय के रूप में, क्रोध के रूप में, प्रेम के रूप में, मित्रता के रूप में ये बाहर आता है। तो संवेग का कारक बाहरी है, इसको याद रखना है। इनकी उपस्थिति में शारीरिक क्रियाओं में व्यवहारिक परिवर्तन होता है। ये देखिए, शारीरिक क्रियाओं में क्या होता है, व्यवहारिक परिवर्तन होता है। हम शारीरिक क्रिया करते हैं और वो फिर हमारे व्यवहार में परिवर्तन कर देता है संवेग की मात्रा। तो व्यापक होते हैं तथा हर प्राणी में पाए जाते हैं। संवेग क्या है, व्यापक होते हैं, यानी लगभग सभी प्राणी में कुछ न कुछ संवेग होता है, कम या ज़्यादा मात्रा में। प्रेम अपने तो माँ अपने बच्चे से और बच्चे अपने माँ से प्रेम मानवों में भी करते हैं और बाकी जीव जंतुओं में करते हैं। क्रोध सभी में पाया जाता है, अर्थात जो संवेग है वो सभी जीवों में उपलब्ध है, अर्थात ये व्यापक है। और ये पूर्णतः व्यक्तिक होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि संवेग जो है पर्सनल है। एक परिस्थिति में कोई ज़्यादा संवेगात्मक रूप से भावुक हो गया या क्रोध आ गया या उसको डर लगने लगा, जरूरी नहीं है कि वो हर व्यक्ति में ऐसा भाव हो। अगर सांप को देख के एक व्यक्ति डरता है तो दूसरा व्यक्ति उसको पकड़ता है। तो संवेग हर किसी के लिए पर्सनल होता है, सभी में बराबर रूप से लागू नहीं होता है। संवेगों की अनुभूति के समय क्रियात्मक अनुभूति होती है, व्यक्ति कुछ करना चाहता है। बिल्कुल, अगर संवेग बढ़ गया तो व्यक्ति कुछ करना चाहेगा, उसके शारीरिक हाव भाव बदल जाएगा, बहुत तेजी से वो काम करेगा। तो निश्चित ही आप संवेग समझ गए होंगे, परंतु एक टीचर होने के नाते हमको जो बालकों के विकास है, तो बालकों के विकास में संवेग किस प्रकार से काम करता है अलग अलग अवस्थाओं में, इस पर हम बात करते हैं। तो देखिए, शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास, जैसे कि मैंने बता दिया था कि शैशवावस्था जन्म से 3 वर्ष तक की अवस्था को हम शैशवावस्था कहते हैं। तो बालकों में यानी शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास कैसे होता है ये हम देखते हैं। जन्म के समय बालक केवल उत्तेजना का अनुभव करता है। जैसे ही बालक जन्म लेता है यानी नवजात बालक, उसमें संवेग नहीं होता है,
1 सप्ताह तक के बालक में, जन्म लेने के बाद 1 सप्ताह तक के बालक में अगर हम बोले तो उसमें संवेग यानी कि फीलिंग अभी नहीं होती, वो सिर्फ क्या करता है, उत्तेजना। अगर उसको प्यार करे या गुदगुदी करे या टच करे तो उसमें इस समय सिर्फ उत्तेजना होती है। तो आइए समय के हिसाब से कैसे कैसे संवेग बालकों में होते हैं ये हम देखते हैं। तो देखिए, जन्म के समय बच्चा जब जन्म लेता है तो उसमें सिर्फ संवेदना उत्तेजना होती है, संवेग या संवेदना हम बोल सकते हैं, ये उसमें नहीं होती है। 1 महीने में बच्चा जो है पीड़ा या आनंद की अनुभूति करने लगता है। 1 महीने में उसको आनंद यानी खुशी मिलने लगती है। 3 महीने में बच्चा को क्रोध आने लगता है। 3 महीने का बच्चा जो है उसको क्रोध आने लग जाता है। सेम वैसी अगर हम देखते हैं तो 4 महीने का बालक जो है उसको परेशानी, जैसे हमें भी परेशानी होती है कुछ कुछ बातों में, तो उसको भी कुछ कुछ बातों में 4 महीने के बालक को परेशानी होने लगती है। 5 महीने के बालक में डर का भाव आ जाता है। 10 महीने में प्रेम, हमारी जो प्रेम वाली जो हमारी बातें होती है, बच्चे से हम जो प्रेम करते हैं वो उसको 10 महीने में समझने लग जाता है। 15 महीने में बालक के अंदर ईर्ष्या वाली भाव, जलन वाली भाव पैदा हो जाती है। और 2 वर्ष में बालक को खुशी का आभास होने लगता है। किस बात में उसको खुशी मिलता है, किस बात में उसको खुशी नहीं मिलती है, इसका उसको आभास हो जाता है। अर्थात इस महीने के हिसाब से हमको बालक का संवेगात्मक विकास कैसे होता है ये हमें जानना ज़रूरी है। तो इसमें याद रखना कि बच्चा जो है हमारे प्रेम को 10 महीने में समझ पाता है। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, चलिए अब जब हम संवेग की बात करते हैं तो मनोवैज्ञानिक रूप से 3 संवेग माने जाते हैं। मुख्यतः यह मनोवैज्ञानिक रूप से 3 ही संवेग माना गया है। एक होता है प्रेम, एक होता है डर और एक होता है क्रोध। बाकी संवेग इन्हीं संवेग से जुड़ा हुआ है, परंतु मुख्यतः संवेग जो है मनोवैज्ञानिक रूप से 3 ही हैं, प्रेम, डर और क्रोध। अब बोला जाता है कि लगभग 2 वर्षों तक सभी संवेग विकसित हो जाते हैं। देखिए, जैसे कि रस है 9 प्रकार के, उन सभी रस कहीं न कहीं हमारे संवेग से जुड़े हुए हैं। और ये रिसर्च में देखा गया है कि 2 वर्ष तक एक व्यक्ति के सारे संवेग विकसित हो जाते हैं। हालाँकि वो उसको दिखा नहीं पाएगा, बता नहीं पाता है, परंतु संवेग जो है 2 वर्ष में पूरी तरह से व्यक्ति के अंदर विकसित हो जाता है। यानी 2 वर्ष में जो बालक ही रहता है एक व्यक्ति, और बाल्यावस्था में शैशवावस्था में ही उसका संवेग जो है पूरी तरह से विकसित हो जाता है। मनोविश्लेषणवादी मानते हैं कि शिशु में काम प्रवृत्ति, देखिए शिशु में भी काम प्रवृत्ति होता है। सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषणवादी है, इसको याद रखना कि सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषण का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने दिया। और मनोविश्लेषणवादी ये मानते हैं कि बच्चों में भी काम प्रवृत्ति होती है। जनरली ये बोला जाता है कि किशोरावस्था में काम प्रवृत्ति बहुत तेजी के साथ बढ़ती है, बहुत तेज होता है उस अवस्था में बोला जाता है। परंतु मनोविश्लेषणवादी तो ये मानते हैं कि जो शिशु है, शिशु में भी काम प्रवृत्ति होती है। जैसे कि माँ का दूध पीता है या अपने जननांगों को वो स्पर्श करता है, उससे वो अपनी काम प्रवृत्ति को क्या बोलते हैं, अनुभव करते हैं, ऐसा मनोविश्लेषणवादी मानते हैं। तो याद रखना, मनोविश्लेषणवाद का जनक सिगमंड फ्रायड है और ये बालकों में भी काम, शिशु में भी काम प्रवृत्ति होता है, ये इनके द्वारा कहना है। 5 वर्ष की आयु में शिशु के संवेगों पर उसके वातावरण का प्रभाव पड़ता है। इसको भी ध्यान रखना कि जो उसके आसपास का वातावरण है उससे भी उसका संवेग निर्भर करता है। इसलिए बोला जाता है कि अपने आसपास के वातावरण को सही रखा जाए। जैसे कि कहीं मारपीट ज़्यादा होती है, कहीं उग्रता ज़्यादा है, तो उससे बालक सीखते जाते हैं और उसका संवेग लगभग उसी प्रकार का बनते जाता है। इसलिए अपने आसपास के वातावरण को साफ, स्वच्छ और सात्विक रखना बहुत जरूरी है। शिशु में संवेगात्मक विकास की क्रियाएं सामान्य से विशिष्ट होती है। इसको याद रखना कि सामान्य से विशिष्ट होती है संवेगात्मक विकास, यानी सामान्य चीज़ें वो देखते जाता है और उसको विशिष्ट यानी वो इस पर स्पेशल हो जाता है, यानी उस क्रियाओं को पूरी तरह से स्वीकार कर लेता है। छोटी छोटी क्रियाओं को साधारण रूप से करने के बाद उस क्रिया को परमानेंट करने लग जाता है। यही है सामान्य से विशिष्ट क्रियाएं, अर्थात
किसी चीज़ को देखेगा, अनुभव करेगा और उसको पूरी तरह से सीख लेगा। वो संवेगात्मक विकास जो है सामान्य से विशिष्ट होता है, इसको याद रखना। 4 से 5 वर्ष में बालक प्रेम की अभिव्यक्ति कर लेता है। प्रेम को अनुभव तो वो कर लेता है, मैंने अभी बताया था इससे पहले कि वो 10 महीने में जो शिशु है वो प्रेम को समझने लगता है, परंतु अब अपनी प्रेम को जताना है। प्रेम किसी से करता है तो उसको बताना है, तो प्रेम की अभिव्यक्ति वो 4 से 5 साल में बता लेता है कि वो मैं सामने वाले से प्रेम करता हूँ, सामने वाला मुझे अच्छा लगता है। इस टाइप की बातें वो 4 से 5 वर्ष में बता पाता है। देखिए 4 से 5 वर्ष में मातृ प्रेम पितृप्रेम मातृविरोधी का भाव जागृत हो जाता है। जनरली देखा जाता है कि लड़कियां जो होती हैं वो, ये सिगमंड फ्रायड ने ही बोला था कि लड़कियां जो है लैंगिक रूप से अपने पिता की ओर आकर्षित होती हैं और माँ से थोड़ा विरोध का भाव होता है उसमें, और जो लड़के होते हैं वो अपने माँ की ओर आकर्षित होते हैं और पिता से थोड़ा विरोधी भाव रखते हैं। ये मनोविश्लेषणवादियों का कहना है। और ये वाली भाव जो है 4 से 5 वर्ष में बच्चे के अंदर आ जाता है, ये उनका कहना है। तो ये है शिशुओं का संवेगात्मक विकास। इसमें कुछ बातें रखनी है आप लोगों को। किसी को कोई शक है, कोई बात इसमें रखना चाहेंगे? आगे बढ़े फिर। आप लोग अपनी बातें रख सकते हो, सिर्फ सुनना ही नहीं है, बोलना भी है। और अगर आप नहीं बोलेंगे तो वन वे हो जाएगा ना, जैसे कि मैंने पहले बताया था। तो अपने को टू वे कम्युनिकेशन करना है तो आपको बोलना पड़ेगा। चलिए, शैशवावस्था के बाद अब हम आ जाते हैं बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास कैसे होता है ये देखते हैं। तो शैशवावस्था में विकसित संयोगों की अभिव्यक्ति ही बाल्यावस्था में होती है। जो शैशवावस्था में हमारे अंदर जो संवेग हो जाता है उसको सही तरीके से हम बाल्यावस्था में दिखा पाते हैं। बाल्यावस्था जैसे कि सबको बताया था, ये 3 से 6 और 6 से 12 साल तक की अवस्था होती है बाल्यावस्था की, अर्थात 3 से 12 साल तक की अवस्था होती है बाल्यावस्था। तो जो संवेग हम शैशवावस्था में सीखे हैं उसको हम बाल्यावस्था में व्यक्त कर पाते हैं। इस देखो, बाल्यावस्था में संवेगों को दमन करने की प्रवृत्ति आ गई होती है, अर्थात हमारे संवेग, हमको गुस्सा आया, कोई हमको अच्छा लगा, किसी चीज़ से हमको डर लगा, तो इसको हम इस अवस्था में यानी बाल्यावस्था में उसको कंट्रोल कर लेते हैं, रोक पाते हैं। बालक जो है इसमें झूठ बोलना सीख जाता है। अगर उसको किसी चीज़ को छुपाना है, जैसे अपने आप संवेग को दमन करना है, सेब उसी से जुड़ा हुआ है कि कोई चीज़ उसको छुपाना है, दूसरे से हटा के रखना है, तो इस समय वो अपनी बातों को, अपने आप को बचाने के लिए वो झूठ बोलना इस समय सीख गया होता है। अपने कार्य की संतुष्टि या असंतुष्टि का भाव भी उसमें आ जाता है। ये मैंने अच्छा किया, ये मैंने अच्छा नहीं किया, मुझे इसमें सुधार करना है। ये वाली भाव भी बाल्यावस्था में आ गया होता है। इसको याद रखना। संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा जाता है बाल्यावस्था को। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा जाता है। क्यों संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा जाता है? क्योंकि शैशवावस्था में वो संवेग तो उसमें जागृत होता है, परंतु उसमें पूरी तरह से मैच्योरिटी, संवेगों में पूरी तरह से मैच्योरिटी और उसका सही तरीके से उपयोग करना बाल्यावस्था में ही होता है, और इस कारण को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा संवेगों का विकास यही होता है, ये भी इसका कारण है, उसको अनोखा काल कहा जाता है। बालक में सामूहिकता का विकास होता है। बाल्यावस्था में ये भी एक संवेग है जिसमें वो सामूहिकता का उसके अंतर्गत विकास होता है। बाल्यावस्था में असहाय या निराशा का भाव उत्पन्न होता है, इसको भी याद रखना है कि बाल्यावस्था में असहाय, जैसे कि अच्छे बालक बुरे बालक होते हैं ना, गुड बॉय बैड बॉय, वो तुमसे अच्छा है, तुम उससे कमज़ोर हो, वो तुमसे ज़्यादा नंबर लाता है। तो निराशा का भाव या प्रेम पाने का भाव इस अवस्था में बहुत होता है, तो इसको भी याद रखना है कि असहाय या निराश बच्चा बाल्यावस्था में ही अनुभव करता है, क्योंकि इससे ऊपर की अवस्था किशोरावस्था में उसमें थोड़ी मैच्योरिटी आ जाती है,
तो ये वाली भाव उसमें नहीं आती है, परंतु हताश निराश होने वाला भाव जो है ज़्यादातर बाल्यावस्था में ही पाया जाता है। इस अवस्था में बच्चा जिज्ञासु जिज्ञासु की प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी बच्चा इस समय बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासु प्रवृत्ति होते हैं, वो तो सभी को पता है। 3 वर्ष में बच्चा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करता है और हर नई चीज़ को सीखने का वो प्रयास भी करता है, यानी कि बाल्यावस्था जिज्ञासा यानी नई चीज़ जानने का काल है। और संयोगों में स्थायित्व आ जाता है, संवेग बार बार बदलता नहीं है। जिस चीज़ में हमको डर लगता है उससे ज़्यादातर हमको डर ही लगता है, जो चीज़ हमको अच्छा लगता है वो अच्छा ही लगता है, यानी कि संवेग बाल्यावस्था में स्थायी होना चालू हो गया होता है। बताइए, बाल्यावस्था में सहयोगी से संबंधित कोई बातें आप लोग को रखनी है या कहीं कोई क्वेश्चन करनी है तो आप बोल सकते हैं। ओके, हाँ बोलिए। कोई कुछ बोलना चाह रहा था? बिल्कुल बोलिए। हाँ, ओके, चलिए। किशोरावस्था, अब हमको किशोरावस्था में आते हैं। सबको पता है ये वही अवस्था है जिसमें बालक ना तो पूरी तरह से बालक रहता है और ना ही पूरी तरह से बोला जाए प्रौढ़ बना हुआ होता है। ये दोनों के बीच की संक्रमण वाली अवस्था है, जिसमें उसको कई सारे रासायनिक और शारीरिक परिवर्तन से गुजरना पड़ता है, और इस कारण इस अवस्था में समायोजन की समस्या सबसे ज़्यादा बनी रहती है। संवेगात्मक विकास तो उसमें होता ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु संवेग का विकास इतने तीव्र तरीके से होता है, इतनी मैच्योरिटी उसमें आने वाली होती है, इतना परिवर्तन उसमें होना चालू हो जाता है कि ये बच्चे को इसमें समायोजन यानी खुद को समझने में बच्चे को इस समय प्रॉब्लम होती है। और ये समायोजन की समस्या सबसे ज़्यादा किशोरावस्था में होती है, जैसे कि 12 से 18 साल की अवस्था किशोरावस्था कहलाती है, और इसमें सबसे ज़्यादा समायोजन की समस्या होती है। संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन होते हैं, यानी पूरा संवेग बहुत तेज़ी से परिवर्तित होता है। संवेग इनमें बहुत ज़्यादा कभी अचानक से गुस्सा आ जाएगा, कभी अचानक से अच्छा लगेगा, कभी अचानक से हंसी आने लगेगी इनमें। तो संवेगात्मक विकास, और जो संवेग किसी कारणवश पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाया था, वो यहाँ किशोरावस्था में बहुत तेज़ी से होता है। हालांकि बाल्यावस्था में संवेग में स्थायित्व आना चालू हो जाता है, परंतु पूरी तरह से स्थायित्व उसमें किशोरावस्था में आता है। भावुकता की अवस्था होती है, इसको याद रखना है कि किशोरावस्था जो है भावुकता की अवस्था होती है। विरोधी मानसिकता की प्रबलता होती है, ये तो सबको पता है। किशोरावस्था विरोध की अवस्था होती है, क्रांति की अवस्था होती है, और जनरली जो चीज़ इनको गलत लगता है, जो परिपाटी जो नियम इनको गलत लगता है, उनमें विरोध करने की मानसिकता इस अवस्था में पाई जाती है। वीर पूजा की भावना ज़्यादा होती है, अर्थात किशोरावस्था होता है, एनर्जी ज़्यादा इनमें होती है, तो ये वीर पूजा जैसे बजरंग बली की पूजा करना है, दुर्गा माता की पूजा करना है, या एक्शन मूवी देखना है, या जनरली जो फाइटर होते हैं जैसे सोल्जर होते हैं, इनको ये अपने आदर्श ज़्यादा मानते हैं, यार अर्थात वीर ताकतवर क्षमतावान को ये अपना आदर्श ज़्यादा मानते हैं। ये नेचुरली इनमें होता है, क्योंकि इनमें इस समय एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, और इस कारण ये उसी टाइप के बोला जाए हमारे आइडियल है, उनको अपना आदर्श मान के चलते हैं। बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी होते हैं, इसमें कुछ शक नहीं है कि इस समय उनमें मैच्योरिटी आने लगती है, और स्वाभिमान बहुत ज़्यादा इस समय रहता है कि हाँ यही सही है, ये गलत है। हर छोटी बातें उनको बुरी भी लगती है, अगर हम कोई चीज़ उनको अलग तरीके से बोले उनके अपोजिट में, तो उनको बुरी भी लगने लगती है, क्योंकि स्वाभिमान बहुत तेज़ी से इस समय बढ़ता है। इसलिए इस समय थोड़ा सा ध्यान रखें, और उनकी बातों को समझ के उनको हैंडल करने की आवश्यकता होती है। ये दीवा स्वप्न की अवस्था होती है, इस समय बच्चे बहुत ज़्यादा कल्पनाशील होते हैं, उनको ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, मेरा ऐसा होगा, मैं यहाँ जाऊँगा, इस टाइप की अवस्था होती है, अर्थात बहुत चीज़ करने का इनके अंदर ख्वाब होता है। और हालाँकि वो मिलता नहीं मिलता वो अलग बात है, परंतु
हर चीज़ को सीखना जिज्ञासा तो होता है, इसमें भी जिज्ञासा होगा, पर काल्पनिक रूप से उस पर कल्पना जरूर करते रहते हैं कि ऐसा करने पे ये हो जाएगा, ऐसा करने पे ये हो जाएगा। अर्थात ये दिवस स्वप्न की अवस्था होती है, यानी बहुत ज़्यादा कल्पनाशील वाली अवस्था होती है। काम प्रवृत्ति बहुत तेज होती है। सिगमंड फ्रायड ने हालांकि शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति जागृत हो जाता है, ये बात उन्होंने की है, परंतु सबसे ज़्यादा काम प्रवृत्ति इसी अवस्था में होती है, और इसलिए किशोरावस्था को थोड़ा संभाल के रखने और समझा के रखने की अवस्था है, क्योंकि शारीरिक परिवर्तन होता है। टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का बहुत ज़्यादा निर्माण इस अवस्था में होने लगता है, और इस कारण सेक्स की भावना, सेक्स के बारे में जानने की प्रवृत्ति इस अवस्था में ज़्यादा होती है। और इस अवस्था में इसलिए बालक और बालिकाओं को थोड़ा समझा के वास्तविक स्थिति को बताने की आवश्यकता होती है। और इसलिए कई लोग सेक्स एजुकेशन की बात करते हैं विद्यालय में, खासकर हायर सेकेंडरी में सेक्स एजुकेशन होनी चाहिए, ये बोला जाता है। और ये सही है गलत अलग बात है, बट जिस हिसाब से परिवर्तन होता है बच्चों का इस लेवल में, और उस कारण कहीं ना कहीं सेक्स एजुकेशन की आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए, तो ये हमारा संवेगात्मक विकास जो है यहाँ पे पूर्ण होता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, तीनों में हमने संवेगात्मक विकास को देखा है। इससे संबंधित कोई बातें आप लोग को रखनी है तो आप लोग बोल सकते हैं। एनीबडी, अगर आपको लगता है कि हमें ये बात करनी है तो आप बोल सकते हैं, क्योंकि वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है, सिर्फ पढ़ने ही बैठे हैं आप, है ना, आप सीखने बैठे हैं, कोई चीज़ जानने बैठे हैं, तो आप डेफिनेटली अपनी बात रख सकते हैं, स्वागत रहेगा। नहीं, चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको लगता है कोई चीज़ जानना सीखना है तो आप बिल्कुल मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, और बल्कि मैं तो स्वागत करूँगा अगर आप किसी प्रकार का क्वेश्चन करते हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हमने संवेगात्मक विकास तो देख लिया, अब संज्ञानात्मक विकास में आ जाते हैं। क्योंकि हमारा कोर्स थोड़ा ज़्यादा है तो थोड़ा फास्ट भी कर लेते हैं। कई बार बात ये आती है कि संज्ञानात्मक विकास है क्या, और ये बहुत ज़रूरी भी है। तो देखिए, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है मानसिक शक्तियों, संवेदनशीलता, अवलोकन, प्रत्ययीकरण, स्मृति, ध्यान, कल्पना, चिंतन, बुद्धि, तर्क आदि में वृद्धि से होता है। यानी कि पूरी तरह से बालक का जो मानसिक चिंतन है, उसका बौद्धिक स्तर है, उसकी कल्पना शक्ति है, वो कितना अच्छे से याद कर पाता है, याद किए चीज़ों को रिकॉल कितना अच्छे से कर पाता है, अपने इमोशनल को कैसे कंट्रोल कर पाता है, इस पूरे को हम संज्ञानात्मक विकास में लाते हैं। जैसे कि मानसिक शक्ति, मानसिक रूप से कितना मजबूत है, कितना संवेदनशील है, छोटी छोटी बातों में उग्र तो नहीं हो जाता है, उस उग्रता को कैसे कंट्रोल करता है, अवलोकन करता है, परिस्थिति को कैसे वो देखता है, इस रूप में उसको जैसा वो है उसी रूप में समझ पाता है कि नहीं, प्रत्ययीकरण, अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करता है, याद, स्मृति कितनी है, उसकी याद करने की क्षमता कितनी है, ध्यान लगाने की क्षमता कितनी है, उसमें क्या बोलते हैं, क्लियरली किसी चीज़ में एकाग्र हो पाता है कि नहीं, कल्पना कर पाता है कि नहीं, अमूर्त रूप से चिंतन कर पाता है कि नहीं, अच्छा और बुरा चीज़ के बारे में सोच पाता है कि नहीं, साथ ही उसकी बौद्धिक स्तर कैसा है, तर्क कैसे लगा सकता है, इन सभी में, इन सभी का विकास ही संज्ञानात्मक विकास है। और इन सभी में वृद्धि होना, समय के साथ वृद्धि होती रहता है, ये हमेशा वृद्धि होगा, कभी कम भी होता है, हमेशा बढ़ेगा ऐसा नहीं है, पर इनमें विकास ही संज्ञानात्मक विकास है। अर्थात बौद्धिक रूप से विकास होना ही संज्ञानात्मक विकास है। देखिए, संज्ञान का अर्थ ज्ञान का विशिष्ट संगठन है, ये भी लिखा है, ज्ञान का विशिष्ट संगठन, अर्थात ज्ञान को संगठित करना, पूरे ज्ञान को एक साथ रखना, ज्ञान में वृद्धि करना, या उसको समूह के रूप में रखना, यानी जितना भी हम ज्ञान लिए हैं, जितना भी चीज़ हम सीखे हैं, उनका एक साथ समूह ही संज्ञान है। जैसे कि देखिए, मनुष्य जिस पर्यावरण में रहता है उसमें विद्यमान वस्तुओं, व्यक्तियों अथवा घटनाओं के प्रति जो अवधारणा या बोध विकसित करता है, उसे ही संज्ञानात्मक विकास कहते हैं।
अलग वे में और बोला गया है कि वो जिस पर्यावरण में रहता है, उसके आसपास जो वस्तु है, व्यक्ति है, घटना है, इससे जो उसमें एक अवधारणा विकसित होती है, और इसी को कहते हैं संज्ञानात्मक विकास। अर्थात अपने आसपास की वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, इन सब को देखकर उसके अंदर जो भावना विकसित होती है, इसको बोलते हैं संज्ञानात्मक विकास। इसलिए अपने आसपास के वातावरण को अच्छा रखना जरूरी है। देखिए, संज्ञानात्मक विकास एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। ये पूरे मानसिक प्रक्रिया और जटिल है, इसको समझना इतना आसान नहीं है। तभी सभी का बौद्धिक स्तर, अलग अलग पर्यावरण में रहने यानी समायोजन की क्षमता, घटनाओं को व्याख्या करने की क्षमता अलग अलग होती है। ये पूरी तरह से एक मानसिक प्रक्रिया है। संज्ञानात्मक विकास व्यक्तिगत होती है, इसको भी याद रखना है कि संज्ञानात्मक विकास व्यक्तिगत ही होती है। हर एक का बौद्धिक स्तर, नई चीज़ों को सीखने की क्षमता, लोगों से व्यवहार करने की क्षमता, परिस्थिति में अपने आप को ढालने की क्षमता व्यक्तिगत होती है। संज्ञानात्मक प्रक्रिया वातावरण के उद्दीपकों और उससे संबंधित व्यवहारों के मध्य मध्यस्थता का कार्य करती है। देखिए, हमको वातावरण से हमारे किसी भी आसपास के वातावरण से हम इंस्पायर होते हैं, प्रेरित होते हैं, और उससे संबंधित व्यवहार, और उसके बाद हमारा व्यवहार बनता है। हमारे आसपास कोई घटना होती है, कोई हमको आके कोई पता पूछता है, या किसी भी प्रकार की हमसे बातें करता है, करता है, या कोई भी चीज़ हमारे आसपास के व्यक्ति हमको पूछता है, तो उससे संबंधित हमारा व्यवहार होता है। उन पे एडजस्टमेंट करना, बाहर के वातावरण और हमारा रिएक्शन, कोई हमको गाली दे रहा है या कोई हमें प्यार कर रहा है, तो उसके बदले में हम कुछ उसको रिएक्शन देंगे, तो वो रिएक्शन करने के लिए हमारा जो संज्ञान है वो हमारा साथ देता है कि हम उसको पॉजिटिव रिएक्शन दें, नेगेटिव रिएक्शन दें, तो जैसा भी हम उनसे बात करें, तो बाहर के वातावरण और हमारे व्यवहार के बीच तालमेल बैठाने का काम हमारी संज्ञानात्मक बुद्धि करती है। तो आइए संज्ञानात्मक विकास को और हम और देख लेते हैं। जैसे कि ये वाली बातें तो मैं बोल चुका हूँ। संज्ञान का अर्थ ज्ञान का विशिष्ट संगठन है, ये भी मैं बता दिया था। यहाँ से क्वेश्चन कई बार बनता है। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होती है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक यानी बौद्धिक यानी कि क्या बोलते हैं, वातावरण में ढलने की, लोगों से व्यवहार करने की, या सामान्य रूप से संज्ञान बोलो, यानी पूरा मानसिक शक्तियों के विकास को ही संज्ञान बोलते हैं। तो संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं जीन पियाजे ने बताए हैं। ये है संवेदनात्मक गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं इसको, इंग्लिश में सेंसरी मोटर स्टेज, संवेगात्मक गामक अवस्था। ये वो अवस्था होती है जिसमें बच्चे सेंसर यानी अपनी इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है। बच्चा हर चीज़ को छुएगा, कोई भी चीज़ उसको मिल जाए, आग मिल जाए, पानी मिल जाए, पुस्तक मिल जाए, मिट्टी मिल जाए, उसको वो छुएगा और उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करेगा, यानी अपनी इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है। तो ये वाली अवस्था कहलाती है सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि संवेदनात्मक गामक अवस्था। दूसरी है पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था। पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था ये उससे थोड़ी सी उच्च स्तर वाली अवस्था हो गई, जिसे प्राथमिक स्तर के विद्यालय को हम देखते हैं। ये किसी भी वस्तु को पूर्ण रूप में ही समझ पाता है। जैसे कि अगर हम बोलें पूर्ण रूप में समझ पाने का अर्थ ये है, जो चीज़ जैसी दिखाई देता है वो उसको ही सही मानेगा, उसके अंदर की बातों को नहीं समझ पाएगा। जैसे कि अगर हम बच्चे को बोलते हैं, हम बहुत सारे उसको कंचे दे दिए इस टाइप से, है ना, और इसको एक टोकरी में रख दिए, और कुछ कंचों को हमने ऐसे सीधा सीधा जमा दिए। अगर हम बच्चे को बोलते हैं कि किसमें कंचों की मात्रा ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, लंबाई को देखेगा। जैसे इसकी लंबाई अगर ज़्यादा है तो बोलेगा कि इसमें कंचों की मात्रा ज़्यादा है और इसमें कम है। क्यों? क्योंकि वो सीधा मूर्त रूप से ही, यानी कि जो वस्तुएं जैसी है, यानी पूर्ण रूप बोलेंगे, जो वस्तु जैसी है उसी को सही मानता है, उसके अंदर की बातों को नहीं समझ पाता। हालांकि ये सीधी है इसलिए इसकी लाइन बड़ी जरूर बन गई, परंतु इसमें चौड़ाई ज़्यादा है और इस कारण इसमें वस्तु की मात्रा ज़्यादा है, तो वो ये इस अवस्था में सोचने की क्षमता भी नहीं आई रहती है।
जो कि प्री प्राइमरी स्टेज है एक्चुअल में। पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था प्री प्राइमरी स्टेज में होती है, जिसमें पूर्ण रूप से वस्तु जैसा है सिर्फ वो उसी के रूप में ही उसको समझ पाता है। फिर आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब वो मूर्त यहाँ पूर्ण था, यानी कि पूर्ण रूप से वस्तु को देख पाता है। अब यहाँ वो मूर्त रूप से, यानी कि जो घटनाएं घट रही है उसको देखकर उसके बारे में बोला जाए समझ पाता है, या हम ये बोल सकते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से कोई वस्तु या कोई चीज़ें उनके पास है तो उनके बारे में बता पाता है। जैसे कि अब इस अवस्था में वो इनको काउंट करके बता देगा कि इसको काउंट करेगा, इसको काउंट करेगा, या फिर इसकी लंबाई और चौड़ाई को देख के वो बता देगा कि ये इसमें ज़्यादा है और इसमें कम है। तो पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था जो सिर्फ पूर्ण वस्तु को देखता है, अब मूर्त रूप से वो क्या करेगा, मूर्त रूप से वस्तु को देख पाएगा कि किस में संख्या ज़्यादा है और किस में कम है। तो यह है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और अगला यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये है अंतिम अवस्था, जिसमें क्या होगा, औपचारिक रूप से यानी बच्चा उसके आगे और पीछे की बातों को समझ पाएगा, कल्पना कर पाता है और उस टाइप की दूसरी चीज़ों का भी उदाहरण वो दे पाता है, अर्थात नवीन चीज़ों का वो उदाहरण इस अवस्था में दे पाता है, उसके अच्छे और बुरे के बारे में विचार कर पाता है। तो ये कहलाता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये 4 अवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बनता है। ये यूनिट ख़त्म होने के बाद हम क्वेश्चन पेपर को देखेंगे कि इस यूनिट से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है, इसको ध्यान रखिए। ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 3 अवस्थाएं। ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास की 3 अवस्था बता दिया। कौन सा 3 अवस्था? एक क्रियात्मक, जिसमें वो क्रिया करता है, प्रतिबिंब यानी आभासी रूप में समझता है, और फिर संकेत के रूप में समझता है। तो ब्रूनर की भी विकास को याद रखना, और जीन पियाजे के भी संज्ञानात्मक विकास को याद रखना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बनते ही है। तो हमें संज्ञानात्मक विकास की इन अवस्थाओं को समझना जरूरी है। चलिए, संज्ञानात्मक विकास जो हम 3 अवस्था देखते हैं, उन तीनों अवस्था में हम संज्ञानात्मक विकास की बातों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सहसावस्था में संज्ञानात्मक विकास। चलिए, शिशु का मानसिक विकास का अर्थ उसके अपने पर्यावरण से समायोजन करना है। बिल्कुल, सहसावस्था में बालक में संज्ञानात्मक विकास कितना हुआ है, तो उसमें उसका बौद्धिक स्तर या बड़ी बड़ी बातों को पढ़ना याद करना ये नहीं है, वो अपने पर्यावरण से समायोजन कर पा रहा है, जहाँ पर वो है वो उसमें समायोजन कर पा रहा है अच्छे से, वही उसका संज्ञानात्मक विकास है। सहसावस्था में मानसिक विकास का प्रमुख साधन ज्ञानेंद्रिय है, यानी कि वो अपनी इंद्रियों, हाथ पैर से वस्तु को छुएगा, देखेगा, चखेगा और उसके माध्यम से ज्ञान प्राप्त करेगा। जैसे कि जीन पियाजे ने सेंसरी मोटर स्टेज बताया है, ये उसी अवस्था की बात कर रहे हैं। इस अवस्था में मानसिक विकास अत्यंत तीव्र भी होती है। सहसा अवस्था में बाकी सभी अवस्थाओं से सबसे ज़्यादा बोलते हैं बौद्धिक विकास होता है। अब 6 वर्ष की अवस्था में स्मरण शक्ति विकसित होने लगती है। 6 वर्ष की अवस्था में क्या है, बच्चा की जो स्मरण यानी याद करने की क्षमता है वो विकसित होने लगती है। चलिए, इसमें आगे बढ़ते हैं। बाल्यावस्था में आ जाते हैं। सहसावस्था में सिर्फ याद रखना है, अपने वातावरण के साथ समायोजन करने की जो उसकी क्षमता है वही उसका संज्ञानात्मक विकास है। दूसरी बात, वो अपने इंद्रियों से सीखता है। अब बाल्यावस्था में आ जाते हैं। बाल्यावस्था में सहज प्रवृत्ति या मूल प्रवृत्ति का विकास होता है। इंसान का जो ओरिजिनल प्रवृत्ति है, जो जैसा है, उस प्रवृत्ति का विकास उस प्रवृत्ति का पूर्णतः विकास बाल्यावस्था में होने लगता है। समस्या पर चिंतन करना और उसका निदान प्राप्त करना, ये दोनों काम भी बाल्यावस्था में अर्थात 3 से 12 वर्ष की अवस्था में बच्चा करने लगता है। समस्या क्या है उस पर चिंतन करेगा और चिंतन करके उसका निदान यानी उसको हल करने का भी प्रयास बाल्यावस्था में होता है। स्मरण शक्ति तथा रटने की योग्यता का विकास होता है। बच्चा इस समय याद भी कर लेता है और किसी चीज़ को अच्छे से रट भी लेता है। 6 वर्ष के बालक को, अब देखो 6 वर्ष के बालक को दिशाओं का ज्ञान हो जाता है। हालांकि आजकल नर्सरी में ही बच्चे को दिशाओं के बारे में जानकारी दी जाती है, परंतु पूरी तरह से दिशाओं की समझ जो है 6 वर्ष के बालक को होता है। 7 वर्ष के बालक 2 वस्तुओं में अंतर कर लेता है।
कोई भी दो वस्तु अगर हम दें, एक का आकार बड़ा है, एक का आकार छोटा है, तो इनमें अंतर 7 वर्ष का बालक कर पाता है। 8 वर्ष की आयु में वह 16-17 शब्दों के वाक्य को दोहरा सकता है। या अर्थात हम उसको कोई शब्द दे दें जिसमें 16-17 शब्द है, तो उसको याद करके सेम टू सेम दोहरा सकता है 8 वर्ष के बालक जो है। अब हम देखते हैं कि 9 वर्ष की आयु में वह दिन, तारीख, समय आदि बता सकता है। यानी एक्चुअल रूप से आज कौन सा दिन है, कौन सा तारीख है, कितना समय हो रहा है, इसके बारे में पूरी तरह से 9 वर्ष का बालक बता लेता है। 11 वर्ष की आयु में वह समानता, भिन्नता, नर नारी, पशु पक्षी में अंतर कर पाता है। 11 वर्ष में कौन एक जैसा है, कौन अलग है, जेंडर है, जीव जंतु है, इन पे वो अंतर कर पाता है। और 12 वर्ष की आयु में वहाँ किसी कार्य का कारण, कोई चीज़ हो रहा है तो उसका क्या कारण है, उसको अच्छे से व्याख्या कर पाता है। तो 12 वर्ष में कोई घटना घटित होती है तो उस घटना के कारण और साथ ही उसको सही तरीके से बता पाने की क्षमता 12 वर्ष के बालक में हो गई होती है। अर्थात 12 वर्ष तक बच्चे का लगभग ओवरऑल विकास हो गया होता है। अब आते हैं किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास। बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक विकास से संबंधित किसी को कोई प्रश्न है? चलिए, किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास, चूंकि ये किशोरावस्था सभी को पता है, कई बार भी मैं बता चुका हूँ कि सबसे ज़्यादा क्या बोला जाए, विकास या संक्रमण का काल संज्ञानात्मक विकास में ही होता है ना। तो आइए देखते हैं। मानसिक विकास बहुत तेजी के साथ होता है। किशोरावस्था में मानसिक विकास बहुत तेजी से होता है। इस अवस्था में चिंतन शक्ति बढ़ जाती है। चिंतन करने, किसी चीज़ की गहराई में जाने का विकास इस अवस्था में सबसे ज़्यादा होता है। ध्यान केंद्रित करने एवं एकाग्र रूप से काम करने की क्षमता का विकास होता है। इस अवस्था में वो एकाग्र रूप से काम कर लेता है और किसी भी चीज़ में पूरी तरह से वो ध्यान लगा पाता है। इससे पहले की अवस्था में ज़्यादा देर तक ध्यान लगाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए बच्चे थोड़ी देर में पढ़ाने लगो, होमवर्क कराने लगो तो 10 मिनट बाद वो पेन से ही खेलने लग जाता है, इधर उधर देखने लग जाता है, क्योंकि ध्यान करने की क्षमता इस समय थोड़ी कम होती है। परंतु किशोरावस्था में वो पूरी तरह से ध्यान लगाना उसको आ गया होता है। कल्पना शक्ति अत्यंत तीव्र होती है, कोई शक नहीं है, जैसे कि कई बार इस पर चर्चा किया गया है। स्वतंत्र पठन की रुचि का विकास होता है। इस अवस्था में बच्चे अकेले पढ़ना सीख गए होते हैं, वो अकेले पढ़ते हैं और पढ़कर सीख लेते हैं, उनको किसी दूसरे साथी की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपने खुद से सेल्फ स्टडी इस अवस्था में कर लेता है। और सबसे बड़ी बात, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण की भावना का विकास होता है। इसको तो सभी जानते हैं, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होता है, इसलिए उनमें काम प्रवृत्ति बढ़ती है और लगभग वो विपरीत लिंग से दोस्ती करना और उनसे बात करना या उनके प्रति आकर्षित होना, ये वाली बातें उनमें आने लगती है। चलिए, एक और है सामाजिक विकास, इसको भी हम थोड़ा जल्दी से कवर कर देते हैं, क्योंकि सिलेबस लेंदी है, तो सामाजिक विकास ज़्यादा कुछ नहीं है, परंतु बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि मानव सामाजिक प्राणी है और अगर वो समाज में एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, समाज को नहीं समझ पा रहा है, तो उसको दिक्कत हो जाएगी। तो देखिए, सामाजिक विकास से तात्पर्य सामाजिक वातावरण के साथ अनुकूलन करने के लिए आवश्यक सामाजिक व्यवहार, मान्यताओं तथा परंपराओं को अर्जित करना है। बिल्कुल वही समाज में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए जो समाज की मान्यताएं हैं, नियम है, जो व्यवहार है, उनको अर्जित करना ही सामाजिक विकास है। तथा समाज के नियमों कानूनों को समझना, रोड में चलना है तो बाया साइड ही चलना है, आप कर कह के बात करनी है, तो ये सामाजिक विकास है। कैसे हाथ मिलाना है, कैसे आंखें चार करनी है, कैसे हंसना है, ये सब चीज़ें अगर हम सीख लिए तो वही है सामाजिक विकास। शिक्षा के द्वारा बालकों के समाजीकरण, सामाजिक विकास को समाजीकरण भी बोल सकते हैं। तो समाजीकरण को वांछित दिशा दी जा सकती है, कोई आसपास नहीं है, कोई समस्या नहीं है इसमें। मानव के व्यक्तित्व विकास में समाज एवं उसके आसपास के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान होता है।
मानव जिस समाज में है और उस समाज के अंदर का माहौल कैसा है, वो किस प्रकार के लोगों से घिरा हुआ है, इससे मानव का व्यक्तित्व प्रभावित होता है। सामाजिक घटनाएं तथा प्रक्रियाएं मानसिक प्रक्रियाएं तथा व्यक्तित्व के प्रतिमानों को अनवरत रूप से प्रभावित करती है। इसको भी देखिए, जो समाज में जो घटनाएं होती है वो क्या होती है, हमारी यानी व्यक्ति के मानसिक घटनाओं और उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। अर्थात समाज जैसा होता है, हमारा मानसिक क्रियाएं, हमारे सोचने की क्षमता और हमारा व्यक्तित्व अर्थात पर्सनैलिटी भी लगभग वैसे ही बनते जाता है। सामाजिकता के विकास से बालक में समायोजन की क्षमता का विकास होता है। कोई व्यक्ति जितना ज़्यादा सामाजिक है वो उतना ही ज़्यादा समायोजन करने की क्षमता उसमें आती जाती है। तो आइए इसमें भी थोड़ा बढ़ते हैं। जैन सर अभी 8 बजे से क्लास लेंगे, उससे पहले मैं 5-7 मिनट में इसको कवर कर देता हूँ। सहसावस्था में सामाजिक विकास। अब सहसावस्था में भी सामाजिक विकास होता है, जैसे कि दूसरे बच्चों के साथ वो समायोजित हो जाता है, उनसे लेन देन करना, उनसे अपने सामानों का, अपने खिलौने का आदान प्रदान करना सीख जाता है। अर्थात यहाँ से बच्चों के साथ खेलना, अपने खिलौने को साझा करना, उनके साथ मिल के काम करना, ये इन प्रक्रिया से बालक का समाजीकरण प्रारंभ हो गया होता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, कोई दिक्कत नहीं है, और जन्म से ही बालक का अप्रत्यक्ष रूप से समाज से प्रभावित होता है। माँ के गर्भ से ही बालक का समाजीकरण प्रारंभ हो गया होता है, वो माँ से जुड़ गया होता है और माँ से कहीं न कहीं इनडायरेक्ट रूप से उसका तालमेल चालू हो गया होता है। साथ ही बाहर का वातावरण कैसे मिला है उसको, घर वालों का प्यार कैसे मिला है, मम्मी को उसको खाने की, प्रोटीन की कैसी-कैसी चीज़ें मिली है, इन सब से भी बालक का एक प्रकार से बाहर की दुनिया से समायोजन प्रारंभ हो गया होता है। प्रारंभ में बालक का समाज उसकी माता होती है, जन्म के बाद तो निश्चित ही माता ही उनकी समाज होती है। अब 3-4 महीने में बालक का समाजीकरण प्रारंभ होने लगता है। शुरुआत में तो माता ही उसकी परिवार होता है, या एक प्रकार से बोल सकते हैं कि माँ ही उसकी समाज होती है शुरू में, परंतु 3-4 महीने के बाद ही उसका वास्तविक समाजीकरण होता है, जब वो अपने आसपास के लोगों को, अपने परिजनों को पहचान पाता है। थोड़ी-थोड़ी बातों में जैसे उसको प्यार करो तो वो हँसने लगता है, यानी समझने लगता है। तो 3-4 महीने में ही वास्तविक रूप से उसका समाजीकरण बालक का चालू होता है। 6-7 महीने में वहाँ अपने परिजनों को पहचानने लगता है। बालक जो है अपने परिजन है, अपने पिता है, अपने भाई-बहन हैं, अपने आस-पास के लोग हैं, दादा-दादी है, उनको 6-7 महीने में पहचानने लगता है। 2 वर्ष की आयु में वहाँ अपने आयु के बच्चों के साथ खेलना प्रारंभ कर देता है, कोई शक नहीं है इसमें। और 3 वर्ष की आयु में वहाँ रुचि लेता है अपने ग्रुप में खेलने, उनके साथ विभिन्न क्रियाओं में भाग लेने में। तो बालक का समाजीकरण जन्म के साथ और जन्म के पहले ही चालू हो गया होता है, जिससे वो समाज में रहना, अपने वातावरण में तालमेल करना, अपने परिजनों को पहचानना, उनके प्यार का हंसते हुए स्माइल करके जवाब देना, तो इस टाइप की बातें बालक के समाजीकरण में आती है। बाल्यावस्था में अब आ जाते हैं, सामाजिक विकास कैसे होता है। बाल्यावस्था में बालक का सामाजिक जीवन में विधिवत प्रवेश होता है। बाल्यावस्था में ही मुख्यतः ही सामाजिक जीवन बालक बोला जाए औपचारिक रूप से सामाजिक जीवन में बालक प्रयास करता है। किसके माध्यम से? विद्यालय के माध्यम से। और विद्यालय में अपने समूह में रहना, खेलों में मिलकर भाग लेना, अपने जैसे लोगों को समझ पाना, इस टाइप की बातें विद्यालय में ही बालक में प्रारंभ होती है। निडरता, प्रतिस्पर्धा की भावना, सामूहिक खेल आदि का विकास इसी समय होता है। यहाँ बच्चों की समूह अवस्था कहलाती है। इसको याद रखना कि बाल्यावस्था ही उसकी समूह अवस्था कहलाती है, क्योंकि इस समय वो समूह में रहना पसंद करता है। बच्चे आक्रामक प्रवृत्ति के होते हैं। बाल्यावस्था में लगभग बच्चे आक्रामक प्रवृत्ति के होते हैं, इसको भी हमको ध्यान रखना होता है। अब आ जाते हैं हम किशोरावस्था में। किशोरावस्था में सामाजिक विकास कैसे होता है? ये बहुत ही भावुक एवं संवेदनशील अवस्था होती है, इसलिए समाज में किशोरों को जोड़ने के लिए हमको इनकी भावनाओं को ध्यान में रखना पड़ता है। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण इस समय होता है, तो अतः अपोजिट जेंडर से अगर फ्रेंडशिप होते हैं, उनसे बातचीत होती है, उनका एक टीम बनता है, तो ये गलत इस समय नहीं है, क्योंकि इस समय समाज को समझने के लिए, आगे जीवन को समझने के लिए इनमें फ्रेंडशिप हो सकती है और होनी भी चाहिए।
उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। स्थायी मित्रता का प्रादुर्भाव होता है। इस समय जो मित्र बनते हैं वो स्थायी बनते हैं, यानी कि लंबे समय तक इस समय बनने वाली मित्रता चलती है। सामाजिक चेतना का विकास अत्यंत तीव्र गति से होता है, और सामाजिक चेतना है, ये मेरा समाज है, ये मेरा परिवार है, यहाँ मुझे ये काम करना है, इस टाइप की चेतना का विकास इस समय बहुत ही तीव्र गति से होता है। तो इस तरह से बालक का संपूर्ण रूप से विकास होता है। तो जैसे कि आप सभी को पता है, मैंने संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास और एक विकास बता दिया। एक मिनट। तो ये सारी विकास जो है मैंने अभी बता दिया, जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई डाउट है तो आप लोग मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं।